हेलो एवरीवन, योर वेलकम स्टूडेंट मेंटोर यूपीपीसीएस चैनल। तो देखिए, आज हम इस वीडियो में एनवायरनमेंट के क्वेश्चन देखेंगे और इससे पहले फर्स्ट पार्ट डिस्कस कर चुके हैं, जिसमें यूपीपीसीएस प्रीवियस ईयर 2011 और 2013 का पेपर डिस्कस कर चुके हैं प्रीवियस ईयर, और ये हमारा सेकंड पार्ट है। तो देखिए, आज के इस वीडियो में 2014, 2015 और देखिए 2015 में री एग्ज़ाम हुआ था, उसके भी क्वेश्चन इंक्लूड किए गए हैं, और 2016 कुल मिला के 3 ईयर्स का पेपर है, बट ये चार पेपर्स हैं इसमें। तो आज हम इस वीडियो में सभी क्वेश्चन देखेंगे। और देखिए, ये क्वेश्चन आपको टेलीग्राम पे इवनिंग में क्यूज में यही क्वेश्चन मिलते हैं। देखिए, कुछ बोल रहे थे कि मैम ये आप पहले से क्वेश्चन बता के क्यों कराते हो। तो देखिए, हम कोई एग्जाम सेंटर में नहीं बैठे हैं, हम अपना रिवीजन कर रहे हैं और डेली टारगेट्स क्लियर कर रहे हैं, जिससे हमारे जिनकी तैयारी नहीं है वो भी अच्छे से प्रिपेयर कर पा रहे हैं। और वहाँ हम लोग रिवीजन कर रहे हैं, ना कि कोई एग्जाम में बैठे हुए हैं जो कि रैंडमली क्वेश्चन मिलने चाहिए। हम सभी का मेन पर्पज़ है कि रिवीजन होते रहना चाहिए। और आप इनकी वैल्यू देखोगे कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर कितने इंपॉर्टेंट हैं, जो कि बार बार वही रिवाइज हो जाते हैं कुछ क्वेश्चन, और हमें प्रीवियस ईयर पैटर्न से एक बेसिक आइडिया लगता है कि क्वेश्चन का लेवल क्या आ रहा है और कैसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो एग्ज़ाम में काफ़ी टाइम मिल गया, पोस्टपोन हो गया। देखिए, इतने अच्छे से करा रहे हैं, आप किसी भी मुझसे पूछ के देखिए जिसने प्री और मेंस दिए हैं, तो वो यही रेफ़र करेगा आपको कि सबसे पहले आप PYQs लगाइए और घटना चक्र पूर्वावलोकन जितना भी हो सके उसे लगाइए। तो हम घटना चक्र पूर्वावलोकन भी वहाँ कर रहे हैं, तो आप साथ ही साथ रिवीजन करते रहिए। बाकी का आज के हम क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, ये आज का हमारा पहला क्वेश्चन है। तो पहला क्वेश्चन आप देख रहे हो, ये कल के पार्ट फर्स्ट में भी था, 2013 में ये क्वेश्चन पूछा गया था, और देखिए 2015 में ये क्वेश्चन फिर से रिपीट हुआ है। तो इसका हमारा सी आंसर राइट है, उष्णकटिबंधीय वर्षा वन में। तो देखिए, आप इसका थोड़ा डिटेल्स देख लेते हैं। पृथ्वी के सभी पारिस्थितिक तंत्रों में सर्वाधिक जैव विविधता उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में पाई जाती है। ये मुख्यतः भूमध्य रेखा के आसपास विस्तृत हैं, किसी निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में पाए जाते हैं। जीवों की संख्या तथा उनकी जैव विविधता को जैव विविधता कहा जाता है। तो इसकी डेफिनेशन हमने देख ली है। और देखिए, एक ही क्वेश्चन के साथ हमारे कई क्वेश्चन कवर अप हो रहे हैं, तो आप अच्छे से रिवीजन करते रहिएगा। बाकी का और देखिए, वहाँ बेसिक पर्पज़ है कि अगर क्वेश्चन आपको पहले से बता दिए जाते हैं तो कम से कम 99% स्कोर होना चाहिए टेस्ट में। और यही बेसिक पर्पज़ है कि आप कितना रिवीजन कर पा रहे हो वहाँ टेस्ट कराने का और यहाँ क्वेश्चन पहले से कराने का। तो देखिए, हमारा आज का सेकंड क्वेश्चन है, भारत के जलवायु परिवर्तन पर प्रथम राष्ट्रीय क्रिया योजना प्रकाशित हुई थी। तो ये 2008 में हुई थी। देखिए, सभी ऑप्शन को पढ़ने का कोई भी वो नहीं है, क्योंकि टाइम नहीं बर्बाद करना है आपका, बेसिक तैयारी करते रहिएगा। और देखिए, इसकी सभी क्वेश्चन को पढ़ने की बजाय इसकी डेफिनेशन को देख लेंगे तो वहाँ से क्वेश्चन एक प्रिपेयर हो जाएगा। भारत के जलवायु परिवर्तन पर प्रथम राष्ट्रीय कार्य योजना जून 2008 में प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के द्वारा प्रकाशित की गई थी। इस क्रिया योजना के अनुसार भारत में वनों को 20% बढ़ाकर 10 वर्षों में 33% करने का रखा गया है। तो देखिए, कल आपने क्वेश्चन देखा होगा क्यूज में, वहाँ पूछा गया था कि वन आवरण कितना होना चाहिए, तो ये 33% होना चाहिए, 10 वर्षों में बढ़ाकर करने का वहाँ लक्ष्य रखा गया था। अब अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आज का हमारा तीसरा क्वेश्चन है, जो कि देखिए उर्वरक के अत्यधिक प्रयोग से होता है। उर्वरक के अधिक प्रयोग से क्या होता है, तो ये मृदा प्रदूषण, जल प्रदूषण और वायु प्रदूषण ये सभी होते हैं। डी ऑप्शन हमारा इसका राइट है। उर्वरक के अत्यधिक प्रयोग से मृदा, जल एवं वायु प्रदूषण होता है। यह प्रदूषण विभिन्न प्रकार की फसलों के माध्यम से मानव एवं पशुओं के आहार श्रृंखला में भी पहुंचता है, जो कई प्रकार की बीमारियां उत्पन्न करता है। अब आगे अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए, यहाँ पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन कृत्रिम पारिस्थितिक तंत्र है। तो यहाँ कृत्रिम पारिस्थितिक तंत्र हमारा धान का खेत है, जो मीथेन गैस का उत्सर्जन करता है। और देखिए, इसका डिटेल्स देख लेते हैं। धान का खेत कृत्रिम पारिस्थितिक तंत्र है क्योंकि यह मानव द्वारा स्थापित है, जबकि वन, झील, घास मैदान प्राकृतिक पारितंत्र। और पूछ लिया है प्राकृतिक पारितंत्र कौन कौन से हैं, तो ये हैं वन, घास के मैदान, झील, ये प्राकृतिक पारितंत्र हैं। तो अब अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ खाद्य श्रृंखला फूड चेन में मानव है, तो इसमें मानव को प्राथमिक तथा द्वितीय उपभोक्ता में रखा गया है। खाद्य श्रृंखला में मानव प्राथमिक एवं द्वितीय उपभोक्ता दोनों होता है, क्योंकि वह सर्वाहारी होता है, साग सब्जियों का सेवन करता है, पर मनुष्य प्राथमिक उपभोक्ता, जबकि मांस मच्छी होने पर द्वितीय उपभोक्ता की श्रेणी में आएगा। अब आगे नेक्स्ट क्वेश्चन अपना देखते हैं। आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है,
तो देखिए यहाँ पूछा गया है कि जैव विविधता के ह्रास का मुख्य कारण क्या है। तो इसके ह्रास का मुख्य कारण प्राकृतिक आवासीय विनाश, जिस तरीके से प्राकृतिक वन क्षेत्रों का विनाश हो रहा है तो इसे जैव विविधता ह्रास कहा जाता है। जैव विविधता ह्रास का मुख्य कारण प्राकृतिक आवासीय विनाश है। हालांकि आवासीय प्रदूषण, विदेशी जातियों का समावेश, पर्यावरण में अत्यधिक दोहन से भी जैव विविधता को नुकसान पहुंचता है। बाकी का आगे देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन अपना। तो यहाँ देखिए पूछा गया है कि भारत में निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम वन्य जीवों के संरक्षण प्रदान करता है। तो ये वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 ये संरक्षण प्रदान करता है जीवों को। और देखिए ये 1972 में आया था। उनके आवास स्थलों की सुरक्षा हेतु लागू किया गया था। यह अधिनियम उद्देश्य वन्य जीवों के अवैध शिकार, उनकी खाल मांस के व्यापार को रोकना है। अधिनियम जंगली जानवरों, पक्षियों और पौधों को संरक्षण। तो देखिए इसमें अगर संरक्षण की बात आ जाए तो जंगली जानवरों, पक्षियों और पौधों के संरक्षण देता है। बाकी का इस अधिनियम में कुल 6 अनुसूचियां हैं जो अलग अलग वन्य जीवों की सुरक्षा करती हैं। बाकी का आगे का तो देखिए यहाँ पूछा गया है 46 में कि निम्नलिखित में से किससे जलवायु परिवर्तन का क्रायोजेनिक संकेतक प्राप्त किया जाता है। तो ये आइसोकोर से जलवायु परिवर्तन का संकेतक प्रदान किया जाता है। और देखिए इसका डिटेल्स देख लेते हैं। जलवायु परिवर्तन के साक्ष्यों को जलवायु परिवर्तन के संकेतक कहते हैं। क्रायोजेनिक संकेतक आइसकोर बर्फ के टुकड़े से प्राप्त किया जाता है। आइसकोर वैज्ञानिक यह गणना कर सकते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन की मात्रा अतीत की तुलना में वर्तमान में कितनी है। वृक्ष वलय वृद्धि का वानस्पतिक संकेतक है। और देखिए यह बहुमुखीय संकेतक की श्रेणी में रखा गया है। अब आगे अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ पूछा गया है निम्नलिखित कालों में से किसे प्राय लघु हिमकाल माना गया है। तो ये किसे लघु हिमकाल माना गया है, ये यहाँ इसका हमारा सी ऑप्शन राइट है। 1650 से 1870 को लघु हिमकाल माना गया है। और देखिए यहाँ डेफिनेशन में वही दिया है। अब आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ। तो देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन जलवायु परिवर्तन के खगोलीय सिद्धांतों से संबंधित नहीं है। तो ये सौर किरणित ऊर्जा, खगोलीय सौर विकिरण जलवायु परिवर्तन के खगोलीय सिद्धांत से संबंधित नहीं है। बाकी का पृथ्वी की कक्षा में उत्केंद्रता, अंडाकार कक्षीय मार्ग, पृथ्वी की घूर्णन अक्ष की त्रियकता, झुकाव, विश्व आयन, पृथ्वी की सूर्य से अपसौर और उपसौर की स्थिति, ये सभी बुक जलवायु परिवर्तन खगोलीय सिद्धांत से संबंधित है। जबकि सौर विकिरण इससे संबंधित नहीं है। बाकी का यही देखिए डेफिनेशन में दिया है। खगोलीय सिद्धांतों के अंतर्गत पृथ्वी की कक्षा की उत्केंद्रता, पृथ्वी की घूर्णन अक्ष की त्रियकता मतलब झुकाव, विश्व आयन आदि शामिल हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ पूछा गया है निम्नलिखित में से किसे मेगा डाइवर्स देश के रूप में जाना जाता है। तो इसका हमारा बी ऑप्शन राइट है। ऑस्ट्रेलिया को मेगा डाइवर्स के रूप में जाना जाता है। और देखिए अब थोड़ा इसकी डिटेल्स देख लेते हैं, यहाँ दी गई है। तो देखिए उपरोक्त विकल्प में ऑस्ट्रेलिया मेगा डाइवर्स देश के रूप में जाना जाता है। इस मेगा डाइवर्स वह क्षेत्र होता है जहाँ प्रजातियों की संख्या अत्यधिक होती है। विश्व के अन्य प्रमुख मेगा डाइवर्स देशों की सूची में भारत, चीन, ब्राज़ील, मलेशिया, पेरू, संयुक्त राज्य अमेरिका आदि देश भी इसमें शामिल किए गए हैं। बाकी का अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ पूछा गया है निम्नलिखित में से मृदा से संबंधित है। तो इसी मृदा से संबंधित है। एंडेमिक कारक में मिट्टी के भौतिक, रासायनिक, जैविक गुण शामिल हैं। टोपोग्राफी में स्थलाकृतियों का अध्ययन किया जाता है। टोपोग्राफी में किसका अध्ययन किया जाता है, तो इसमें स्थलाकृतियों का अध्ययन किया जाता है। आगे का नेक्स्ट क्वेश्चन देख लिए। तो यहाँ पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन प्रवाल विरंजन में सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक है। तो ये वैश्विक तापन इसमें सबसे महत्वपूर्ण कारक है। और देखिए यहाँ थोड़ा इसका डिटेल्स भी देख लेते हैं। क्या कहा गया है कि प्रवाल विरंजन के सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक वैश्विक ऊष्मन, वैश्विक तापन को माना जाता है। प्रवाल विरंजन के अन्य कारकों में प्रवाल शैलों का खनन, प्रवाल रोगों का फैलना, समुद्री प्रदूषकों, जहाज़ों की धुलाई, परमाणु परीक्षण आदि। प्रवाल पर निर्भर रहने वाले रंगीन जुजै, थिलीन, शैवाल और पर्यावरणीय घटकों के नकारात्मक प्रभाव के कारण उनके ऊपर से हट जाते हैं तो प्रवाल अपने वास्तविक सफ़ेद रंग में आ जाते हैं। इसे ही प्रवाल विरंजन कहते हैं। बाकी का नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पूछा गया है कि सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए। तो यहाँ देखिए दाची गम कहाँ पे स्थित है। तो ये हमारा जम्मू कश्मीर में है, 1 और 2।
और बाकी के देखिए यहाँ आप एलिमिनेशन मेथड लगा के भी कर सकते हैं। दार्जिलिंग आपको एक ही पता है तो आप उससे आंसर तक पहुँच सकते हैं कि वो दार्जिलिंग जम्मू कश्मीर में स्थित है। तो यहाँ देखिए आगे ऑप्शन में ए ही हमारा राइट दिया गया है, बी ही सॉरी राइट दिया गया है, तो हमारा बी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। बाकी का हम इसके थोड़ा सभी ऑप्शन को देख लेते हैं क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पूछ भी लिए जा सकते हैं। तो पापीकोड़ा कहाँ है, तो ये आंध्र प्रदेश। सरिस्का राजस्थान। बांदीपुर ये कहाँ है, तो ये कर्नाटक में स्थित है। बाकी का नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना। तो देखिए यहाँ यही मिलान करने के लिए पूछा गया है। तो देखिए आप सबको बेसिक पता होगा, बायोगैस मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड से संबंधित है। सी का दूसरा किस्म है, तो आप इस यहाँ एलिमिनेशन मेथड लगा के इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो क्योंकि बायोगैस मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड से संबंधित है, जो कि हमारा ए ऑप्शन में दिया गया है सी, बाकी का किसी में नहीं है, सभी गलत हैं। तो हमारा इसका ए ऑप्शन राइट है। अब इसका आगे डिटेल्स देख लेते हैं क्या दिया गया है। देखिए यही दिया गया है कि खनिज किससे संबंधित हैं, तो खनिज समाप्त होने योग्य, सौर ऊर्जा असमाप्त होने योग्य, बायोगैस मीथेन तथा कार्बन डाइऑक्साइड, वन अपरोपण, तो ये बरसात से संबंधित है। बाकी का नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बायोडीजल की फसल है, तो ये जेनरोफा को बायोडीजल की फसल कहा जाता है। ये वैकल्पिक ईंधन है, जिसमें डीजल इंजनों को बिना परिवर्तित किए डीजल के स्थान पर प्रयोग किया जाता है। बायोडीजल एक स्वच्छ ईंधन है जो नवीकरणीय स्रोतों से तैयार किया जाता है। इसमें समयक अनुपात में पेट्रोलियम मिलाकर प्रयोग किया जाता है। बायोडीजल बनाने के लिए जेनरोफा नामक पौधे के बीजों को निकालकर उसमें उपस्थित ट्राइग्लिसरॉइड को बसीय ईथर के रूप में परिवर्तित किया जाता है, कर लेते हैं। जेनरोफा तेल मेथेनॉल व सोडियम हाइड्रोक्साइड है। और बाकी का अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ दिया गया है कि विश्व का सबसे बड़ा वानस्पतिक उद्यान कौन सा है, तो ये विश्व का सबसे बड़ा वानस्पतिक उद्यान क्यू इंग्लैंड में है। रॉयल वनस्पति उद्यान क्यू लंदन में एक गैर विभागीय सार्वजनिक निकाय है जो पर्यावरण, खाद्य और ग्रामीण मामलों के विभाग में प्रायोजित है। ये विश्व का सबसे बड़ा वनस्पतिक उद्यान है। तो ये कहाँ है, इंग्लैंड क्यू लंदन में। आगे का नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। तो यहाँ पूछा गया है पर्यावरण में ग्रीन हाउस प्रभाव में वृद्धि होती है, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड के कारण इसमें वृद्धि होती है। और ओजोन दिवस ओजोन इसी से संबंधित है। ओजोन दिवस 16 सितंबर को मनाया जाता है। ये क्वेश्चन भी कई बार रिपीट हुआ है, तो बेसिक नॉर्मली क्वेश्चन है, आप सबको पता ही होगा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन अपना देखते हैं। तो देखिए आपने कल भी देखा होगा, ये क्वेश्चन कल भी था प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में, और आज भी चिपको आंदोलन किससे संबंधित है, तो ये पादप संरक्षण से संबंधित है और ये 1970 में शुरू किया गया था। और इसके नेता सुंदरलाल बहुगुणा और गोविंद रावत, चंडी प्रसाद भट्ट व श्रीमती गौरा देवी के नेतृत्व में हुई थी। वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम पारित किया गया था, तो ये 1970, देखिए ये क्वेश्चन यहीं पूछ लिया गया है, 1970 में पारित किया गया था। वन्य जीव संरक्षण, सॉरी इसका सी इसका सही है, यहाँ वन्य जीव संरक्षण पूछा है, जबकि 1970 में चिपको आंदोलन की शुरुआत हुई थी। और देखिए ये क्वेश्चन पहले भी आ चुका है, इसे सन 2003 में संशोधित किया गया है। इसमें कठोर दंड और जुर्माने का प्रावधान है। आगे देखिए अभी ये बताया था क्वेश्चन, ये इसमें रिपीट आया है उसी ईयर में। तो अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस कब मनाया जाता है, तो ये 16 सितंबर को ओजोन दिवस मनाया जाता है। बाकी का ये 16 सितंबर 1987 को मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर करने, यहाँ से मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल से आपने यूपीपीसीएस आरओ का पेपर देखा होगा, यहाँ से 2024 जो 11 फरवरी को एग्जाम हुआ था कैंसिल, उसमें ये क्वेश्चन था। बाकी का नेक्स्ट देखते हैं यहाँ हमारा आज का। तो यहाँ देखिए पूछा गया है कि भारत में जैव विविधता की दृष्टि से संतृप्त निम्नलिखित में से क्षेत्र है, तो इसका हमारा पश्चिमी घाट है। कल भी ये क्वेश्चन था, आप देख सकते हो कि प्रीवियस ईयर पेपर की कितनी इंपॉर्टेंस है, क्योंकि यहाँ से घुमा फिरा के क्वेश्चन बार बार रिपीट कर दिए जाते हैं। तो यहाँ सह्याद्री पहाड़ियों भी कहा जाता है इसे। पश्चिमी घाट को लगभग 16,000 वर्ग किलोमीटर में फैला है। यह महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरल, गुजरात तक फैला है। यहाँ पाई जाने वाली वनस्पतिक विविधताएं गणना से परे हैं। यहाँ झाड़ीदार जंगली, पतझड़ी और उष्णकटिबंधीय वर्षा वन, पर्वतीय जंगल और ढलान घास के मैदान सहित जैव विविधता पाई जाती है। तो जैव विविधता के कम होने का कारण क्या है, आवासीय प्रदूषण, विदेशों का प्रजाति अत्यधिक दोहन, आवासीय विनाश। तो इसका हमारा डी ऑप्शन होगा, आवासीय विनाश। यहाँ देखिए हमारा क्या सही है, इसका डी ऑप्शन ही हमारा सही दिया गया है। तो देखिए यहाँ पूछा गया है कि पृथ्वी पर होने वाले भौतिक व रासायनिक परिवर्तन, खगोलीय घटनाएं, उत्परिवर्तन इत्यादि जैव विविधता व विकास के कारणों के पृथ्वी पर बढ़ती जनसंख्या के कारण जैव विविधता एक खतरा है। बाकी का ये थोड़ा बहुत और है, डेफिनेशन आप देख लीजिएगा पॉज करके वीडियो।
बाकी का नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पूछा गया है कि जैव विविधता का सबसे महत्वपूर्ण पहलू क्या है। तो जैव विविधता का सबसे महत्वपूर्ण पहलू पारिस्थितिक तंत्र का निर्वहन करना है। बाकी का नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना। तो देखिए हमने यहाँ पे कम से कम समय में आपको जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है कराने की कोशिश की है, ज़्यादा इधर उधर का ना फालतू बताते हुए। तो यहाँ कौन सा प्रदूषण का संकेतक है, तो ये लाइकेन है। कल भी आपने ये क्वेश्चन देखा होगा। तो अब आप अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पूछा गया एजेंडा 21 में कितने समझौते हुए थे। तो इसमें 7 समझौते हुए थे एजेंडा 21 में। और वे 7 कौन कौन से थे, तो यहाँ आप थोड़ा बहुत पॉज करके वीडियो पढ़ लीजिएगा। 40 अध्याय 4 वर्गों में बांटा गया है। इसे 300 पेज का दस्तावेज है। इसे 40 अध्याय 4 वर्गों में बांटा गया है। आयोग ने इसका आंसर बी माना है, परंतु बाद में जब संशोधित किया गया तो इसका आंसर सी डी राइट था। बाकी का नेक्स्ट क्वेश्चन अपना देखते हैं। अब हम यहाँ आज का अपना लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन एक प्रजाति के विलोपन के लिए उत्तरदायी नहीं है। तो ये व्यापक नीचकर्मता इसके विलोपन के लिए उत्तरदायी नहीं है। यहाँ देखिए पारिस्थितिक कर्मता, व्यापक नीचकर्मता निषेध का सिद्धांत जोसेफ ग्रीनेल ने दिया था, प्रतिपादित किया था। इसके अंतर्गत प्रजाति में उसके पर्यावरण के साथ क्रियात्मक भूमिका को प्रदर्शित किया जाता है। बाकी का पारिस्थितिक कर्मता की विविधता जितनी अधिक होगी, पारिस्थितिक तंत्र की स्थिरता भी उतनी ही अधिक होगी, क्योंकि पारिस्थितिक तंत्र में उस प्रजाति के आहार श्रृंखला की ऊर्जा प्रवाह स्थायी होगा, जिससे प्रजाति के संख्या में कम उतार चढ़ाव होगा। तो आज देखिए जितने भी क्वेश्चन थे सभी हमने डिस्कस कर लिए हैं। बाकी का आपको ये क्वेश्चन पेपर यूपीपीसीएस 2014, 15 री एग्जाम 15 और 2016 के क्वेश्चन पेपर थे। जितने भी इन्वायरमेंट से संबंधित क्वेश्चन थे सारे डिस्कस कर लिए गए हैं। तो इवनिंग में यही क्वेश्चन आपको क्यूज में देखने को मिलेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।